आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक चैप्टर जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो एक एक करके चलेंगे हम लोग। सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रेशियो को, कि रेशियो एक्चुअली होता क्या है। रेशियो में कई सारे टर्म्स आते हैं जिसको हमें देखना पड़ेगा। नंबर 1 एक टर्म आता है इसमें कंपेयरिंग का, कंपेयरिंग। नंबर 2 आ जाता है यहाँ पे क्वांटिटीज। नंबर 3 आ जाता है हमारा सेम काइंड। क्या है ये तीन चीज? ये तीन चीज हमारे रेशियो को डिफाइन करता है। ठीक है, जैसे कि रेशियो है कंपेयरिंग। क्या है भाई, हम लोग दो क्वांटिटीज को इसमें कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और रेशियो तभी एग्जिस्ट करेगा जब हमारे पास कोई क्वांटिटी होंगी, है ना। तो इसका मतलब रेशियो, अगर रेशियो जो है उसका डेफिनेशन क्या होगा, द वे ऑफ कंपेयरिंग टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ अ सेम काइंड इज नोन एज रेशियो। ठीक, ये हो गया डेफिनेशन। सेम काइंड का क्या मतलब है? सेम काइंड मतलब जो भी दो क्वांटिटीज होंगी वो सेम काइंड के होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग 200 ग्राम्स को कंपेयर कर रहे हैं 1 केजी से, तो ये जो कंपैरिजन है ये इजीली पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ही जो है ये एक सेम क्वांटिटी रिप्रेजेंट करती है। बट एट द सेम टाइम अगर मैं ये बोल दूं कि भाई 16 इयर्स को कंपेयर कर दो 250 ग्राम से, तो ये कंपैरिजन यहाँ पे लेजिट नहीं है, क्योंकि ये टाइम है और ये हमारे वेट में आता है। तो इस वजह से इसका हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों का जो काइंड है, जो क्वांटिटी का जो काइंड है, जो टाइप है, वो एकदम डिफरेंट है। तो सेम काइंड का होना बहुत जरूरी है अगर हमको रेशियो निकालना है। ठीक है, तो होपफुली ये रेशियो होता क्या है ये चीज आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अब देखते हैं आगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हमको रेशियो के अंडर में पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। तो पहला टाइप जो आता है वो आता है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म का। नंबर 2 हमारा रहता है डिवाइडिंग अमंग मेंबर्स। ठीक है, तो ये दो मेजरली टाइप्स जो रहते हैं ये हमारे इस क्वेश्चन में, हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और उसके बाद जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो तो हमारे पास रहेंगी। जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, ये तीसरा जो है ये हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स वाला जो पार्ट है ये भी हमारे पास रहेगा। तो ये बेसिकली हमको इस रेशियो चैप्टर में इस तीन टाइप के क्वेश्चंस को देखने पड़ते हैं। तो पहले वाले टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला वाला टाइप है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या रहता है, सपोज हमारे पास एक कोई भी डेटा दिया हुआ है, जैसे कि ऐसे दे दिया हमको 250 ग्राम इज टू 1000 ग्राम। ठीक है, तो अब ये 250 ग्राम इज टू 1000 ग्राम, ये जो सिंबल यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको हम लोग इज टू बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इज टू बोलते हैं, ये हमारे रेशियो का डिनोटिंग साइन होता है। तो इसको हम लोग को क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखाना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखाने का क्या रहता है कि अगर हमारा रेशियो दिया है 250 इज टू 1000, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 250 अपॉन 1000। अब हम लोग यहाँ से इसको रिड्यूस करेंगे, 25 वन 25 फोर था, और यहाँ पे हमारा जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1:4। तो ये होता है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। तो मतलब नॉर्मली कुछ नहीं करना, जो भी हमारा रेशियो रहेगा उस रेशियो को हमको फ्रैक्शन में लिख लेना। फ्रैक्शन में लिखने के बाद जो नॉर्मल कैंसिलेशन हम लोग करते हैं वही यहाँ पे करके हमको आंसर दे देना है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। तो डेफिनेटली ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत जरूरी हो जाता है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो डेफिनेटली इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मान लीजिए आपके पास 3400 रुपीज है। ठीक है, ये सपोज कर लीजिए ए के पास 3400 रुपीज है, और ये जो ए है ये इन 3400 रुपीज को बांटना चाहता है बी और सी के बीच में। और उसने बोला कि मैं बी और सी के बीच में बांटूंगा इस पैसे को, पर कितने के रेशियो में, 6:11 के रेशियो में मैं इस पैसे को बांटना चाहता हूं। कितने रेशियो में, 6:11 के रेशियो में इसको बांटना चाहता हूं। तो ये कैसे ये चीज को पॉसिबल कर पाएगा कि हमको बी को कितना मिलेगा और सी को कितना मिलेगा, ये अमाउंट हमको जो निकालना रहता है, इसी चीज को यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि हाउ मच अमाउंट विल बी एंड सी विल रिसीव। तो इसका आंसर देने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये जो रेशियो है इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका टोटल रेशियो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि टोटल रेशियो हमारा कितना होने वाला है। ठीक है, टोटल रेशियो हमारा हो जाएगा कितना, ये 6 + 11 करने पे ही हमारा टोटल रेशियो आ जाएगा 17। ठीक, और ये टोटल अमाउंट कितना है हमारा, टोटल अमाउंट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 3400। ठीक है, 3400 हमारा टोटल अमाउंट हो गया, टोटल रेशियो हमारा 17 हो गया। तो बी का शेयर कितना होगा, बी का शेयर कितना होगा, बी भाई कितना है यहाँ पे 6 पे है, तो यहाँ पे 6/17 हो जाएगा बी का शेयर। एंड सी का शेयर कितना हो जाएगा, सी का शेयर हो जाएगा हमारा 11/17। ठीक है, तो बी का शेयर कितना हो गया 6/17, सी का शेयर कितना हो गया 11/17। अब किसको कितना अमाउंट मिलेगा ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए इस टोटल अमाउंट से हम लोग इसके रेशियोज को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो हमारा टोटल के साथ जो फ्रैक्शन बना है इसी फ्रैक्शन को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बी को कितना मिलेगा ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ नहीं, ये 6/17
17 को मल्टीप्लाई करवा देना पड़ेगा हमको 3400 से। ठीक उसी तरीके से हमको सी का निकालना रहेगा, तो सी का भी हम लोग 11/17 को मल्टीप्लाई करा देंगे 3400 रुपीज से। तो इसको हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो ये 17 1 17, 17 2 34, 6 2 12। तो बी को कितना रुपीस मिलेगा हमको, बी को कितना मिल रहा है 1200 रुपीस मिल जाएगा। ठीक है, और सी को इसी रेशियो में अगर ये 6:11 में रहा तो सी को कितना मिलेगा 17 1 17 2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2200। तो बी को कितना मिला 1200 और सी को कितना मिला 2200। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पता लगा सकते हैं कि ए के पास अगर 3400 है तो बी के पास कितना होगा और सी के पास कितना होगा। तो इस चीज को फाइंड करने के लिए हमको ये पूरे तरीके का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं क्या किया मैंने। कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई ए एक बंदा है जो 3400 रुपीज को बांटना चाहता है बी और सी के बीच में 6:11 के रेशियो में। ठीक है, और तो इसमें ये चीज जब हमको क्वेश्चन में बोल देगा कि हाँ 6:11 के रेशियो में हमको निकालना है, तो सबसे पहला स्टेप हमको क्या करना है कि हमको टोटल रेशियो निकाल लेना है। मतलब टोटल पार्ट, उस पूरे पैसे का टोटल पार्ट कितना किया जा रहा है, ये चीज हमको टोटल निकाल लेना है। तो क्या करेंगे, टोटल रेशियो निकालेंगे और करेंगे क्या, ये जो रेशियो दिया रहेगा इन्हीं का सम हम लोग करके लिख देंगे और ये आ जाएगा 17। टोटल अमाउंट हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 3400। फिर हम लोग बी का शेयर निकालेंगे, बी का शेयर कितना होगा भाई, टोटल 17 पार्ट्स हैं, उन 17 पार्ट में से 6 पार्ट बी को मिला है तो क्या हो जाएगा 6/17। और उसके बाद सी की अगर हम बताएं फिर वही बात कि टोटल रेशियो होगा 17 है, मतलब टोटल पार्ट्स इस पैसे के कितने किए गए हैं, टोटल पार्ट्स इसके 17 पार्ट्स किए गए हैं, उनमें से 11 पार्ट्स किसने लिया है, सी ने। तो इस वजह से इसका जो फ्रैक्शन बना वो क्या बनेगा 11/17। फिर इसके अमाउंट को निकालना है, कुछ नहीं करना, इन्हीं का जो फ्रैक्शन हमने क्रिएट किया इसी फ्रैक्शन से टोटल अमाउंट को मल्टीप्लाई करवा देना है और सिंप्लीफाई करके हमको आंसर लिख देना है। तो इसी तरीके से हम लोग को इस वैरायटी का क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है और ये हमेशा ज्यादातर क्वेश्चन में ज्यादातर पेपर्स में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बी और सी के बीच में बटाए तो मे भी ऐसा भी हो सकता है कि एक कोई रहेगा बंदा वो बी सी और डी में भी बांटेगा। ठीक है, मतलब 3 लोगों में भी बढ़ सकता है, 4 लोगों में भी बढ़ सकता है, तो वो डिपेंड करता है कि हमारा क्वेश्चन किस टाइप का है। तो ये मैंने ग्लैंस में आपको बता दिया कि इस टाइप की वैरायटी पूछी जा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला टाइप आपको समझ में आया होगा। ये हमारा थर्ड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहती है, इसलिए हम लोग इसको वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 5:6:7, फाइंड ईच एंगल। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक ट्राइंगल है। ठीक है, यहाँ पर एक ट्राइंगल है जिसके जो एंगल्स हैं वो 5:6:7 के रेशियो में दिए हुए हैं। बट ये रेशियो दिया हुआ है, दैट इज द कंपैरिजन दिया हुआ है तीनों एंगल्स का। बट हमको एग्जैक्टली निकालना है कि सारे एंगल्स का कितना वैल्यू है, मतलब द ओरिजिनल वैल्यू क्या है। ये तो रेशियो है, हमको ओरिजिनल वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग को पहले तो रेशियो को एक्स मानना पड़ता है। तो लेट द रेशियो बी एक्स। हमने क्या कर दिया, रेशियो को एक्स मान लिया। रेशियो को अगर हमने एक्स मान लिया तो ये हो जाएगा क्या 5x 6x एंड 7x। ठीक है, और ये सारे के सारे क्या है, एंगल्स हैं। अब हम लोग को ये बात पहले भी पता है, पहले के क्लासेस में भी हमने इस चीज के बारे में पढ़ाई होगा अपने स्कूल्स वगैरह में। बेसिक चीज है कि ये जो हमारा ट्राइंगल होता है, इस ट्राइंगल के जितने भी एंगल्स होते हैं उन सबका सम 180 होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये होता है कि इन सबका जो सम होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, 180 के बराबर। तो क्या करेंगे, 5x प्लस 6x प्लस 7x सबको इक्वल दिखा देंगे 180। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। ऐड करने से हमको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो चलिए x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, 5 में 6 जोड़ते हैं तो कितना आएगा 11, 11 में 7 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 18। 18x इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 180/18। इसको कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो अगर हमारे x की वैल्यू 10 आ गई है, हमारे x की वैल्यू अगर 10 आ गई है तो अब हम लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x टू फाइंड द एंगल्स। ठीक, तो ये जो x की वैल्यू आई है इसको हम लोग इनके ही रेशियो में, जो कि हमने यहाँ पे अज्यूम किया था, इसके वैल्यू की जगह पे पुट कर देंगे। तो कैसे कैसे होगा, देखिए ये 5x था तो 5x की जगह पे हमने यहाँ पे 10 रख दिया तो हमारा पहला एंगल क्या आ गया 50 डिग्री। फिर उसके बाद दूसरा हमारा 6x था तो 6x की जगह पे हमने रख दिया 10 को, तो ये आ गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे तीसरा वाला जो था वो हमारा था 7x, तो ये 7x की जगह पे हम रख देंगे तो 7 × 10 ये आ जाएगा हमारा 70
डिग्री। ठीक है, और इसको अगर चेक करना है कि आपके आंसर्स यहाँ पे सही आए हैं कि नहीं, तो इसको चेक करने के लिए हम लोग अगर इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा जो टोटल होना चाहिए 180। ये दिखाना नहीं होता है, बट अगर चेक करना है कि हमने ये सही निकाला है कि नहीं, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सारे एंगल्स को जोड़ के 180 मिलता है। तो इसका मतलब जो भी एंगल्स हमने फाइंड किया होगा इस मेथड से, तो उसका भी टोटल जो है वो 180 होना चाहिए। तो ये खाली चेक करने के लिए है, ये आपको दिखाना नहीं है। और ये आपका आंसर कितना आ जा रहा है, यहाँ पर आंसर आ जा रहा है, हमारे 3 एंगल ढूंढने को कहा गया था, और हमारे जो 3 एंगल है वो कौन कौन है, 50 डिग्री, 60 डिग्री एंड 70 डिग्री। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस और भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये था रेशियो के बारे में। तो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो ये है हमारा इसी चैप्टर का दूसरा पार्ट, और इसमें हम लोग बात करेंगे कि प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है रेशियो का भी रेशियो, रेशियो का भी रेशियो। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, रेशियो का भी रेशियो। इसका मतलब ये इस क्वांटिटी का कंपैरिजन और इसी के साथ एक और क्वांटिटी का कंपैरिजन एक साथ करता है। ठीक है, तो जो दो रेशियोज को, मतलब दो क्वांटिटीज के रेशियो को अगर वो कंपेयर करा दे, मतलब ये पहला वाला रेशियो, ये दूसरा वाला रेशियो, दोनों को अगर कंपेयर हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन। तो रेशियो में जब हम लोग सिंबल लगाते थे तो यहाँ 2 कोलन्स लगाते थे, और इसको हम लोग कहते थे इज टू। बट जब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे इज एज। ठीक है, ये जो 4 डॉट्स हमको दिखते हैं इस प्रोपोर्शन में, ये 4 डॉट जो बीच में रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इज एज बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला भी इसमें रहता है, उस फॉर्मूले को देख लेते हैं। उस फॉर्मूले का नाम है प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने जो यहाँ लिख के दिया हुआ है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस प्रोपोर्शन के लिए, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस जो है ये हमारे इसी फॉर्मूले के बेस में रहता है। तो डेफिनेटली इस चीज को आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, कि प्रोडक्ट ऑफ मीन जो रहता है वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के बराबर होता है। ये क्या चीज है, ये मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल्स लेके बताऊंगा। तो उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर में वैरायटी क्या मिलती है, कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो डेफिनेटली जो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है वो होगा कि भैया हमारा वैल्यू ऑफ एक्स निकालो, वैल्यू ऑफ एक्स निकालो। ठीक है, नंबर 2 आ जाता है हमारा थर्ड प्रोपोर्शन निकालो, थर्ड प्रोपोर्शन निकाल लो, या फिर फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल लो। तो ये फाइंड करने को कहता है ना, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, ये हमको पूछा जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा टॉपिक में हमारा यूनिटरी मेथड भी आ जाता है, यूनिटरी मेथड बेस्ड क्वेश्चंस भी हमको यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ वैरायटीज हमको यहाँ पे पूछी जाती हैं। ये थर्ड और फोर्थ प्रोपोर्शन वाला जो क्वेश्चन है, इसमें हम लोग का एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, इस कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है, जैसे हमारे पास अगर 3 टर्म दे दिया है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म अगर दे दिया गया है, से यहाँ पे दे दिया है हमको 3 4 6, 3 4 6 हमको ऐसे दे दिया है। ठीक है, और बोल दिया है कि ये जो चीज है ये एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, किसमें है, एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो इसको हम लोग जब प्रोपोर्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3:4 प्रोपोर्शन में 4:6। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे और यहाँ पे जो 4 है ये दोनों आपस में रिपीट हो गए, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, और अब हम लोग बात कर लेते हैं इन सब चीजों के बारे में। इन सब चीजों के बारे में तो हम लोग ने बात कर ही लिया कि किस वैरायटी में क्वेश्चन आने वाले हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होगा और रेशियो मतलब प्रोपोर्शन होता क्या है, इन सब के बारे में हमने बात कर ली। अब हम लोग को बस एक ही चीज और समझनी है, और वो है इस फॉर्मूले को। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है इसको हमको एक बार अच्छे से समझना पड़ेगा कि एक्चुअली ये फॉर्मूला काम कैसे करता है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग 4 नंबर ले लेते हैं, ए बी जो है वो हमारा प्रोपोर्शन में है किसके साथ, सी और डी के साथ। ठीक है, ए बी का रेशियो जो है वो सी और डी के रेशियो के साथ प्रोपोर्शन में है। ठीक, तो ये दो रेशियो इसके साथ प्रोपोर्शन में है, तो यहाँ पे बोला है प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो जब भी हम लोग प्रोडक्ट ऑफ मीन की बात करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ मीन का मतलब होता है ये बी और सी, मतलब अंदर के दो लोग। ठीक, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन का मतलब हो गया यहाँ पे बी इंटू सी। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मतलब हो गया ए इंटू डी, ए इंटू डी। ठीक है, तो इस फॉर्मेशन के, ये जो फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है, ये फॉर्मेशन हमको मिल रहा है इस फॉर्मूले के हेल्प से। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग मिसिंग वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि एक्स की वैल्यू ढूंढनी रहती है, थर्ड प्रोपोर्शन ढूंढना रहता है, फोर्थ प्रोपोर्शन ढूंढना रहता है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस में हमको इस फॉर्मूले का यूज करना होगा। तो अगर हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पे नॉर्मल उठा लेते हैं, बुक से ही उठा लेते हैं। ठीक है, तो बुक में ये जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, ठीक है, इसी फॉर्मेशन में है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है, मैं लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आ गया है 42:12
जो कि प्रोपोर्शन में है किसके साथ, 7:x के साथ, 7:x के साथ। ठीक है, तो हमको यहाँ पे इस x की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, इस x की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे इस वाले फॉर्मूले को। तो मैंने क्या बताया था, प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ मीन कौन होता है, ये अंदर के दो। तो यहाँ पे अंदर के दो दिए हुए हैं, ठीक है, दिया है। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 12 into 7। और ये इक्वल रहेगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कौन होता है, ये a और ये d। तो इसका मतलब ये 42 और x। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, 42 into x। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेशन हो गया। अब हम लोग को x की वैल्यू निकालनी है भाई। यहाँ 42 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड इक्वल के उधर जाएगा तो वो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो हम लोग इसको ऐसे लिख दें, अपॉन 42, है ना, इजी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 6 जा 42 हो गया, और यहाँ पे 6 1 6 6 2 12 आ गया। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो हमारे इस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो बस यही जो वर्किंग है, यही करने के लिए हम लोग को इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ता है। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। और अगर यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन भी निकालने को बोलता है तो थर्ड प्रोपोर्शन को हमको x मानना पड़ता है। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि हाँ, ये दो प्रोपोर्शन हमको दिया, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा और d दिया रहेगा, हमको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो थर्ड प्रोपोर्शन को हम लोग लेट कर लेते हैं x। ठीक है, तो वो जब हम लोग x मान लेंगे तो फिर से हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और आंसर ठीक इसी तरीके से निकाल लेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए अगर हमको एक एग्जांपल नॉर्मल सा लेते हैं कि 2:5 दिया हुआ है, ऐसे 2:5 भी नहीं, 2, 5, 7 दिया है और बोल दिया कि फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन निकाल के दिखाओ। यहाँ पे 2, 5, 7 है, तो अब इसमें तो कुछ रेशियो पहले से नहीं दिया है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, थर्ड रेशियो को लेट कर लेंगे x। लेट द थर्ड प्रोपोर्शन बी x। हम लोग थर्ड प्रोपोर्शन को यहाँ पे x मान लेंगे। इससे क्या हो जाएगा, हम लोग 2:5 कर लेंगे और यहाँ पे प्रोपोर्शन लगा के x:7 कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो हमको यहाँ पे ढूंढने को बोला है। तो थर्ड प्रोपोर्शन हमारा फिर यहाँ पे x हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, फिर से वही बात, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये मीन हो जाएगा, और ये फिर इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो वही बात हो जाएगी, मीन हमको करना है तो यहाँ पे 5 into x करेंगे इक्वल टू 2 into 7 करेंगे। फिर इस 5 को नीचे ले जाएंगे, कैलकुलेट करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये कुछ वैरायटी है, इस टाइप की वैरायटी बहुत पूछी जाती है। तो डेफिनेटली ये जो हमारा ये फॉर्मूला है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये प्रोपोर्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डेफिनेटली इस वाले फॉर्मूले को आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा और इसकी थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। तो होपफुली प्रोपोर्शन में और कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।